नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने इकोलॉजी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत चौथे वीडियो के अंतर्गत आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर समस्त जीवधारियों के जीवित रहने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको अपने जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए या उन्हें जीवित रहने के लिए जल एक अति आवश्यक प्रकृति द्वारा दे अद्भुत पदार्थ है। सजीव कोशिकाओं में, सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना जल के इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। अब ये जो पृथ्वी पर जल है, ये जल कहाँ से आता है और किस प्रकार से इसका है जो इस पृथ्वी पर इसका मूवमेंट होता है जल का। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है जल का अपने आप में जो मूवमेंट है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल है जो इस पृथ्वी पर एक निश्चित चक्र के रूप में वो पृथ्वी पर आता है और पुनः है जो विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों से वाष्पीकरण द्वारा या अन्य सजीव सतहों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल में वापस पुनः है जो बारिश के रूप में या स्नोफॉल के रूप में या बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में, किसी भी प्रकार के जो वर्षण का रूप है उस रूप में है जो हमें वापस इसका पृथ्वी पर है जो अभिगमन होता है। तो वायुमंडल से पृथ्वी पर और पृथ्वी से वायुमंडल में ये जल की जो निरंतर साइकिल चलती रहती है, इस जलीय चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। ये जो जलीय चक्र है जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर चित्र के अंतर्गत देख रहे हो, आपको है जो ये एक जलीय चक्र दिखाया गया है। बादलों के द्वारा बारिश हो रही है, बारिश के बाद में आप देख रहे हो जल पृथ्वी पर आता है, वहाँ पर जलाशय के रूप में इकट्ठित होता है और वहाँ से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और सजीवों के लिए है जो जीवन का बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है, उन्हें जीवित बना रहने के लिए। और वापस पुनः जल है जो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है और इस प्रकार से निरंतर जल की जो चक्र चलता रहता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो जल चक्र है, इसके अंदर को जो हमने पढ़ा है कि जल है जो वातावरण से पृथ्वी पर, पृथ्वी से वातावरण में आता है। तो इस जल का जो मुख्य स्रोत क्या है वो है वर्षण या प्रिसिपिटेशन। और वर्षण के रूप में भी हम देखते हैं ज़्यादातर हमें है जो ये जो जल प्राप्त होता है पृथ्वी पर वर्षा के रूप में होता है, रेनफॉल के रूप में। और यहाँ पर जब नमी युक्त हवाएं समुद्र से उठकर ऊंची पर्वत श्रेणियों की ओर जाती है और समुद्र की ओर के पहाड़ी ढलानों पर अधिकांश जब नमी जमा हो जाती है तो इस कारण से वर्षा की छाया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं जब जो ये हवाएं समुद्री तट से ऊपर की ओर उठती हैं, जब ऊपरी ऊंचाई पर जाती है तो हवाओं के अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जब ये हवाएं भारी हो जाती है तो वर्षा के रूप में जो बरसना शुरू हो जाती है। ये जो हवाएं जब किसी पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है तो उस ढलान वाले क्षेत्र की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर ये हवाएं नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर जो सूखा रहता है। जनरली हमें मरुस्थल में ऐसा ही देखने को मिलता है
इसलिए हमने देखा ज्यादातर आप देखोगे प्रकृति के अंतर्गत जो मरुस्थल होते हैं वो हमेशा ऊंचे पहाड़ों के पीछे के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम हमारे यहाँ बात करें भारतवर्ष में, तो यहाँ पर ज्यादातर जो बारिश होती है उसे हम मानसून बारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून के समय में ही जो जुलाई से अक्टूबर का सीजन होता है उसके अंतर्गत हमें बारिश देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें शीतकालीन बारिश वगैरह देखने को भी मिलती है, लेकिन मुख्य जो बारिश होती है वो मानसून बारिश होती है। अब इस जो वर्षा का मात्रा है, इसका जो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से जो वर्षा की मात्रा है वनस्पति का प्रकार प्रकृति में निर्धारित होता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार की वनस्पति है उस पर हम सभी जानते हैं सजीवों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जल का है जो सजीवों की वृद्धि पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि पेड़ पौधों पर भी इसका है जो प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, तो इस जगहों पर हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और जब 26 से 75 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होती है वार्षिक, वहाँ सवाना या घास स्थल देखने को मिलते हैं। और 76 से 125 सेंटीमीटर तक जहाँ वार्षिक वर्षा होती है वहाँ हमें सघन वन देखने को मिलते हैं। और 126 सेंटीमीटर से ऊपरी बारिश वाले क्षेत्र के अंतर्गत हमें रेन फॉरेस्ट तथा वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष की वनस्पति का जो प्रारूप निर्धारित होता है वो होता है वार्षिक मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। भूमध्य रेखा एवं इसके समीप प्रति क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पूरे वर्ष भर बारिश होती रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सदाहरित वन या उष्णकटिबंधीय वन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्दियों की ऋतु में वर्षा बहुत ही कम और गर्मियों में बारिश है जो बहुत अधिक होती है, ऐसे स्थानों में हमें घास स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर देखो सवाना के घास के मैदान, यूरोप में प्रेरीज तथा रूस में स्टेपीज। इसके विपरीत अगर गर्मियों में बारिश अधिक होती है और सर्दियों में अगर कम होती है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में हमें दृढ़पर्णी वन देखने को मिलते हैं। और जहाँ पूरे वर्ष भर बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। भारत के अंतर्गत राजस्थान में हमें पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल जो देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि बारिश बरसात के आधार पर वनस्पति कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राय पूरे वर्ष बरसात होती है, जो जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य क्षेत्र के आसपास का जो ये क्षेत्र है, इसलिए पौधों को हमेशा जल उपलब्ध रहता है। तो यहाँ शुष्क मौसम बिल्कुल ही छोटी अवधि के लिए नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में हमें सघन सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और ये वन असम और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कोंकण में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से एस्टोनिया, पोलिएल्थिया एवं सेपेंडस जो कि वन पाए जाते हैं। दूसरा है उपोष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण वर्षावन। इस प्रकार के जंगल उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में सदाहरित वर्षावनों के रूप पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में पौधों को जल उपलब्ध रहता है। राजस्थान में माउंट आबू और सीताबाड़ी शाहबाद के वन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हमें आम, जामुन एवं आंवला के वृक्ष देखने को मिलते हैं। फिर है पर्णपाती वन। जैसा कि नाम से विदित है, ऐसे वन जिनके अंतर्गत एक बार है जो पर्ण का
झरना हमें देखने को मिलता है। उन क्षेत्रों में जहाँ वर्ष के कुछ महीनों में भारी वर्षा होती है तथा वर्ष के शेष भाग में शुष्कता रहती है। यहाँ प्राय वनों में हमें इस प्रकार के पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं जिनकी पत्तियां वर्ष में एक बार अवश्य गिरती है। इस प्रकार के वनों में हमें सागवान, साल, धोंकड़ा इत्यादि प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन। प्राय हिमालय की कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है और सर्द ऋतु में पौधों को जल प्राय उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए पत्तियां गिर जाती है। ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन। हमारे देश में इस प्रकार के वन हिमालय की मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जंगलों में शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइनस, सिड्रस एवं पाइसिया की विभिन्न प्रजातियां बहुतायत से देखने को मिलती है। टुंड्रा एवं बर्फीले रेगिस्तान। ध्रुवीय क्षेत्रों एवं उनके आसपास के इलाकों में तापक्रम की अत्यधिक कमी एवं बर्फ के जमा होने के कारण पौधों की वृद्धि के लिए वर्ष में केवल 2 माह का समय ही मिल पाता है। ये पौधे बर्फ के जल का ही भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम या विरल रूप में ही देखने को मिलते हैं। घास स्थल। उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहां गर्मियों में अधिक वर्षा तथा सर्दियों में कम वर्षा होती है, वहां पर काफी दूर दूर तक फैले घास के मैदान पाए जाते हैं। काफी छितराए हुए वृक्ष एवं झाड़ियों में दूर दूर तक पाए जाते काफी छितराई हुए वृक्ष एवं झाड़ियां हैं जो घास मैदानों के अंदर हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये जो घास के मैदान है वहां पर बहुत इक्के दुक्के वृक्ष है जो बहुत दूरी में आपको देखने को मिलते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा है जो पूरे वर्ष में बहुत कम होती है। ज़्यादातर इन क्षेत्रों में हमें है जो शुष्कता देखने को मिलती है। झाड़ियाँ होती है बहुत दूर दूर पाई जाती है, साथ साथ वो है जो छोटी पर्णयुक्त और कांटेदार होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो छोटे पौधे होते हैं, शाकीय पौधे वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल ही कम अवधि में ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अफ्रीका में सहारा और एशिया में थार वो गोबी मरुस्थल प्रमुख है जो मरुस्थल के उदाहरण है। हमारे यहाँ पर जो रेगिस्तान है इसके अंतर्गत थार के रेगिस्तान में स्पेशली राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख जो वनस्पति है वो है बबूल, खेजड़ी एवं रोहिड़ा यहाँ के प्रमुख पेड़ है। तो इस प्रकार से हमें ये पता पड़ता है कि किसी भी क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा होती है और उसकी तीव्रता और उसकी अवधि वहाँ के वनस्पति जात को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता से हमारा मतलब है कि जल की कुछ मात्रा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में हमेशा बनी रहती है और इस अदृश्य वाष्प के रूप में विद्यमान वायुमंडल में जो नमी को हम आर्द्रता एवं वास्तविक जल वाष्प की मात्रा की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष की वनस्पति, मृदा जल की मात्रा, वहां के तापमान, दाब और वायु उद्भाषण पर निर्भर करती है। जनरली सामान्यतः हम है जो वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को अपेक्षित आर्द्रता द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अब ये जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है किस प्रकार से पेड़ पौधों पर प्रभाव डालती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिपादप प्रजातियां। अधिपादप प्रजाति से मतलब है कि ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर उगते हैं। उसका जाना माना उदाहरण हम जानते हैं आप सभी, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स पादपों के अंदर विशिष्ट प्रकार की
वायवीय मूल्य पाई जाती है, जिनके अंतर्गत वेलामेंट नामक उत्तक पाया जाता है, जो कि वातावरण में उपलब्ध नमी को अवशोषण करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्किड्स होते हैं, ये वातावरणीय नमी को सोखने में सक्षम होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर वायुमंडलीय आर्द्रता से अत्यधिक प्रभावित होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर प्राय वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा से संतप्त करने तो आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अंतर के समानुपाती होती है। कार्य की प्रक्रियाएं, वनस्पति के निर्धारण में वहां की वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव अक्षुण्ण रहता है। जैसे अत्यधिक वायुमंडलीय आर्द्रता की उपस्थिति में घने जंगलों में प्राय अपुष्पी पौधे जैसे मोस, फर्न्स का बाहुल्य होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिपादपीय लाइकेन प्रजातियां एवं कवक प्रजातियों की वृद्धि भी अधिक आर्द्रता की उपस्थिति में बहुतायत से होती है। पादप रोग आवृत्ति में वृद्धि, ज्यादा आर्द्रता में विभिन्न प्रकार के रोगजनकों की वृद्धि की ज्यादा प्रबल संभावना रहती है, जिसके फलस्वरूप पादपों में कई प्रकार के रोगों के होने की संभावना रहती है। धन्यवाद।